हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव कीवर्ड्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की वीडियो लाए हैं। हर संडे को करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलती है, वीकली करंट अफेयर। ठीक, इस बार हम एमसीक्यू फॉर्म के बजाय थोड़ा डिटेल्ड आए हैं। ठीक, जो टॉपिक रहेगा उसमें थोड़ा डिटेल रहेगा, जो आपके हर एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका चाहे यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, होम गार्ड हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम करंट अफेयर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए हमारे चैनल पे वीडियोस आना शुरू हो गई हैं। पहली एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो आ चुकी है, इंट्रोडक्शन की। ठीक, और जनरल साइंस की भी वीडियो आज आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग लगातार जुड़े रहें, लगातार वीडियो को देखते रहें। आपको बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, मिलेगा, और साथ ही साथ हम आपको एमसीक्यू भी इसमें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जी जान से लग जाइए। यूपीपी कांस्टेबल इस बार का सिलेक्शन आपको हर हाल में लेना है तो लेना है। ठीक, जिससे आपका ही पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा और किसी का नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं करंट अफेयर के। दोस्तों, भारत ने मिशन मौसम के तहत 3D प्रिंटेड भारत ने एक मिनट भारत ने मिशन मौसम के तहत 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन विकसित किया। मतलब भारत ने एक ऐसा मिशन मौसम के तहत 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन, मतलब 3D प्रिंटेड अपने मन से वो स्वचालित होगा। कोई भी इसमें ये नहीं कि हाँ लोगों की जरूरत पड़ेगी, 10 लोग जरूरत पड़े, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, अपने मन से 3D वाला सिस्टम पूरा है, बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित मौसम स्टेशन, आर्टिफिशियल नहीं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित करके एक तकनीक उपलब्धि हासिल की। अगली पीढ़ी के इन स्टेशनों का पहला बैच फरवरी 2026 से दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, जो भारत के मौसम अवलोकन और पूर्वानुमान नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक, तो ये क्या है, फरवरी 2026 में दिल्ली में पहला ये स्थापित किया जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे हमें भारत का मौसम का अवलोकन पहले से हो जाएगा, पहले से हम एनालिसिस कर लेंगे। ठीक, अब देखो, भारत उष्ण कटिबंधीय मौसम संस्थान, हो सकता है बच्चों न दिख रहा हो, हम इसको लिख दे रहे हैं, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा मिशन मौसम के तहत या मिशन मौसम के अंतर्गत की जा रही जो मौसम विज्ञान संबंधी बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए 2000 करोड़ का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य मौसम संबंधी प्रेक्षणों में डेटा को कमियों को दूर करना। ठीक, ये 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, और इसके तहत तो ये बताया जा रहा है कि मौसम संबंधी जो डाटा है, मौसम संबंधी जो भी डेटा मिलेगा वो एक स्टोरेज डेटा रहेगा, और इससे हम आने वाले समय के लिए जो कमियां उनको दूर कर सकेंगे। ठीक, दिल्ली पहला शहर होगा जहां नए स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके बाद अगले 6 महीने में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित अन्य प्रमुख शहरों में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पहले दिल्ली में, उसके बाद 6 महीने बाद आपका मुंबई, कोलकाता और चेन्नई यहां स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य जो प्रमुख शहर हैं वहां भी स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो अब इस बार करंट अफेयर में मैं इसीलिए एकदम थोड़ा एक्सप्लेनेशन बेस लाया हूं। जो टॉपिक है अच्छे से इनको नोट कर लो, क्वेश्चन कहां से बन जाए, कैसे बन जाए, कोई नहीं जानता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक GIMS ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा। पहला एआई क्लिनिकल GIMS ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा। ठीक, भारत ने सरकारी आयुर्वेद संस्थान में अपने पहले सरकारी अस्पताल आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक के उद्घाटन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ठीक, ग्रेटर नोएडा में हो रहा है यह क्लिनिक। GIMS सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन के अंतर्गत कार्य हो रहा है। ठीक, GIMS यह एआई आधारित स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप के लिए एक वास्तविक दुनिया परीक्षण मंच प्रदान करता है।
प्रमुख फोकस क्षेत्रों में मेडिकल इमेजिंग और क्लिनिकल निर्णय सहायता प्रणाली हो शामिल होगी। मतलब इससे हमें बहुत सुविधाएं मिल जाएंगी और एआई के थ्रू जो चीजें, जो डेटा है, जो चीजें हमें फोकस करना है, जो बीमारियां हैं, उन पे ये काम बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। ठीक, ये तो अब काम जब होगा तब पता चलेगा ना। उद्घाटन समारोह में भारत और विदेश से लगभग 100 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें डॉक्टर, शोधकर्ता, मतलब डॉक्टर्स थे, शोधकर्ता थे, रिसर्च जो रिसर्च करते हैं, और नीति निर्माता, शिक्षाविद शामिल थे। यानी कि हर एक तरह के एक्सपर्ट्स इसमें शामिल हुए थे। लंदन एसेक्स एनएचएस ट्रस्ट के विशेषज्ञों सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति इसमें और पहचान मिली। भारत के डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, नीतिवाद और एक्सपर्ट्स यहाँ पे थे। साथ ही साथ कहा गया यहाँ पे विदेशी भी आए थे, लंदन के भी कई एक्सपर्ट्स आए थे और यहाँ पे इन्होंने इस पे काम देखा और बड़ा इस पे प्रभावित हुए। ठीक, ठीक, तो पहली चीज ये है कि पहले एआई सरकारी क्लिनिक जीआईएमएस कहाँ खोला जा रहा है, तो आप तुरंत बताइए साहब, नोएडा में। कहाँ पे खोला जा रहा है, तो नोएडा में खोला जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में। ठीक, तो इसके तहत अब इसमें जब काम आगे होगा तो इसे और अच्छे कंटेंट और क्वेश्चन बनेंगे इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में 2025 में अब तक सबसे अधिक अंगदान के रिकॉर्ड दर्ज किए गए। मतलब 2025 में सबसे ज्यादा अंगदान जो ऑर्गन डोनेट है, सबसे ज्यादा कर्नाटक के लोगों ने दान किया। कर्नाटक ने अंगदान के क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित किया, जिसने 2025 में अब तक की सबसे अधिक वार्षिक संख्या दर्ज की। राज्य में इस वर्ष 198 अंगदाताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ, पंजीकरण हुआ। मतलब लगभग 200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया कि हमारी मृत्यु होने के बाद हमारी आंख डोनेट कर दी जाएगी, हमारा लीवर डोनेट कर दिया जाएगा, जो चीजें हैं वो पहले ही। यह उपलब्धि कर्नाटक राज्य के अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन जीव सार्थकों ने हासिल की। 2025 में 198 दाताओं के साथ कर्नाटक राज्यवार अंगदान में तमिलनाडु और तेलंगाना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक, मतलब देखा जाए तमिलनाडु जो था, वो तेलंगाना, ये भी बहुत आगे काम अपना कर रहे हैं। राष्ट्र स्तर तीसरे स्थान पर रहा। यह आंकड़ा 2023 के 178 दाताओं के पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए 2024 में 162 दाता लगातार वृद्धि की। मतलब कर्नाटका ने 2023 में 178 अंगदाता थे, 2024 में 162 और 2025 में कितने हुए, 198, यानी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। 198 दाताओं में 150 पुरुष थे और 48 महिलाएं थी। मतलब इसमें देखा जाए तो कर्नाटक अंगदान में सबसे ज्यादा पुरुषों ने 150 और महिलाएं कितनी थी, 48 महिलाओं ने अंगदान दिया। कुल 306 गुर्दे दिए गए, प्राप्त हुए, जो सबसे अधिक दान किए गए। मतलब गुर्दे सबसे ज्यादा प्राप्त किए गए, गुर्दे मतलब लीवर। इसके बाद 288 कॉर्निया, आंख का कॉर्निया, और 167 यकृत, सॉरी यकृत लीवर। गुर्दे मतलब होता है किडनी, गुर्दे का मतलब होता है किडनी। ठीक, 306 किडनी, 288 कॉर्निया आंख में होती है, और 167 यकृत लीवर दान किए गए। अन्य महत्वपूर्ण दानों में 76 हृदय वाल्व, 50 हृदय और 29 फेफड़े, 33 त्वचा प्रत्यारोपण, 2 अस्थि दान और एक छोटी आंत शामिल है। अरे बाप रे, मतलब बड़ी चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब क्या क्या चीजें डोनेट की जा सकती हैं, क्या क्या चीजें डोनेट की जा सकती हैं। 150 पुरुष और 148 महिलाओं में 306 किडनी दान की गई। ठीक, जो सबसे ज्यादा दान की गई। उसके बाद कॉर्निया, आंख में कॉर्निया लगाई होती है तो निकाली जाती, तो जो जो ब्लाइंड होते हैं उनको लगाया जाता है। 288 कॉर्निया, 167 यकृत यानी कि लीवर, और 76 हृदय वाल्व, जो हृदय के वाल्व होते हैं, वाल्व में जो छल्ले डाले जाते हैं, तो 76 वाल्व, 50 हार्ट डोनेट किए गए, और 29 फेफड़े लंग्स जो है, तो 29, और 33 त्वचा प्रत्यारोपण, और 2 अस्थि दान मतलब कि हड्डियों का दान, और एक छोटी आंत, एक व्यक्ति ने छोटी आंत दान की। ठीक, नोट, सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त अंग गुर्दे और कॉर्निया है। मतलब किडनी और कॉर्निया सबसे ज्यादा मात्रा में दान की गई है। ये बहुत बड़ा है, समझ लो एक जीवन का, समझ लो बहुत बड़ा दान इसे कहा जाता है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थैलेसीमिया एनीमिया के लिए पहली मौखिक गोली को अमेरिकी एफडीए द्वारा मंजूरी मिल गई है।
नहीं, थैलेसीमिया एनीमिया जो रोग हो जाता है ब्लड वाला, तो उसके लिए पहली मौखिक गोली, ठीक, क्या है, वैश्विक रक्त विकार उपचार के क्षेत्र में, मतलब जिनको ब्लड कैंसर या ब्लड संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, तो उनके महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों में एनीमिया के उपचार के लिए पहली बार मौखिक रूप से ली जाने वाली गोली को मंजूरी दी। मौखिक रूप से ली जाने वाली गोली में एक टैबलेट बनाई गई जो आप ऐसे ले सकते हो, इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, जिससे इस अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित रोगियों के लिए जीवन भर रक्त आधार पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। मतलब जिनको जेनेटिक्स बीमारी हो जाती है, जेनेटिक्स की होती है कि एनीमिया हो गया है जेनेटिक्स, तो इसमें ब्लड की काफी ज्यादा लॉस होता है, ब्लड काफी ज्यादा खराब होता है, निकल जाता है, ठीक, मतलब रक्त अल्पता होती है। तो इसमें ये गोली खा लोगे, ये गोली खा ली जाएगी, ये टेबलेट खा ली जाएगी, जिससे क्या होगा, इस जो ब्लड की कमी है वो पूरी करता रहेगा, ठीक, ये चीज है। एफडीए ने अल्फा या बीटा थैलेसीमिया से पीड़ित वयस्कों के लिए मीटावेट को मंजूरी दी, जिसे एक्वेस में ब्रांड नाम से बेचा जाएगा। या थैलेसीमिया के रक्त आधार निर्भर पर और गैर रक्त आधार निर्भर दोनों के रूप में अधिकृत पहली दवा है। ब्लड ज्यादा है, ब्लड कम है, ब्लड खराब है, ब्लड अच्छा है, तो सभी के लिए ये दवाई जो है कारगर रहेगी। नोएडा स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ डॉक्टर सत्यम अरोरा ने इसे एक अभूतपूर्व प्रगति बताते हुए कहा कि यह दवा थैलीसीमिया को एक गोली से नियंत्रित करने की संभावना प्रदान करती है। मतलब पहले इलाज होता था, बड़ा पैसा लग जाता था, ट्रीटमेंट होता था, अब एक गोली से केवल। हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल भार्गव ने बताया कि यह पहली ऐसी थेरेपी है जो केवल जटिलताओं को नियंत्रित करने के बजाय सीधे कोशिकीय स्तर पर रोग का उपचार करेगी। मतलब जो काफी जटिलता ऑपरेशन तक करना पड़ जाता था, अब ये क्या, सिर्फ कोशिकाओं के द्वारा ही इसको आराम से सही किया जा सकता है, आराम से सही किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, एक मिनट रुको बेटा। चलिए, ठीक, तो ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर का। वित्त वर्ष 2026 में आंध्र प्रदेश भारत के निवेश चार्ट में शीर्ष पर रहा। 2026 के लिए कई विदेशी कंपनियां, कई ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने का मूड बनाए हैं, या प्लान, देखो कोई चीज हो तो प्लान पहले किया जाता है ना, काम तो बाद में होता है, ठीक। तो वित्त वर्ष 2026 में आंध्र प्रदेश भारत का अग्रणी निवेश गंतव्य बनकर उभरा है, जिसने देश में प्रस्तावित निवेशकों का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया। वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान राज्य का कुल प्रस्तावित निवेश 25.3% रहा। मतलब पूरे भारत में देखा जाए तो राज्य जो है आंध्र प्रदेश 25.3% इन्वेस्ट किया जाएगा, बहुत बड़ी चीज है, मतलब सबसे ज्यादा। वित्त वर्ष 2026 में आंध्र प्रदेश भारत का अग्रणी निवेश गंतव्य बनकर उभरा, जिसने देश में प्रस्तावित निवेशकों का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया। वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान राज्य का कुल प्रस्तावित निवेशकों में 25.3% हिस्सा रहा। आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य का प्रदर्शन दूरदर्शी सुधारों और व्यापार करने की गति पर ध्यान केंद्रित करने का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है प्रत्यक्ष प्रदर्शन दूरदर्शी, मतलब आगे भविष्य को लेकर काम करने पे काम कर रहा है हमारी सरकार, हमारे प्रदेश को लोग, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 में निवेश संबंधी घोषणाओं में पिछले वर्ष की तुलना में 11.5% की वृद्धि हुई है। मतलब पिछले वर्ष की तुलना में 11.5, मतलब कि देखा जाए पिछली बार लगभग 14% था, इस बार 11% की वृद्धि हुई है, ठीक, बहुत बड़ी चीज है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने पिपरावा बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। गौतम बुद्ध संबंधी ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेषों की एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण में एक ऐतिहासिक क्षण है। पिपरावा भगवान बुद्ध के अवशेषों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, एक जगह है पिपरावा। पिपरावा में मूल उत्खनन 1898 में किया गया था। बौद्ध अवशेषों से जुड़े शारीरिक अवशेष, वस्तुएं और रत्न अवशेष मिले। मतलब जो बुद्ध धर्म संबंधित था, बौद्ध अवशेषों संबंधित था, यहाँ पे कई ऐसी चीजें हैं जो मिली थी। भारत सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत की वापसी में सक्रिय रूप से संलग्न है। प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष शीर्षक वाली प्रदर्शनी गौतम बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेषों को प्रदर्शित करती है, जिन्हें 127 वर्षों बाद पुनः एकत्रित किया गया।
यह अनमोल अवशेष भारत में वापस लाए गए और इन्हें पिपरावा स्थल पर 1898 और बाद में 1971 में से 1975 के बीच किए गए उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए पुरातात्विक सामग्रियों के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक, तो ये बौद्ध धर्म संबंधित कई चीजें जो है इस जगह पर मिली और इनकी जो है प्रदर्शनी हाल ही में लगाई गई, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक, आगे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 4,666 करोड़ के सौदे किए, सेना के लिए CQB कार्बाइन और नौसेना के लिए हैवीवेट टॉर्पीडो की खरीदी। भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय ने लगभग 4,666 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और उन्होंने सेना के लिए कार्बाइन CQB कार्बाइन और नौसेना के लिए हैवीवेट टॉर्पीडो को खरीदा। ठीक, पहले अनुबंध के तहत 4.25 लाख से अधिक CQB कार्बाइन भारत सेना और नौसेना में शामिल की जाएंगी। अनुबंध मूल्य 2,770 करोड़ रुपया है और आपूर्ति भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाएगी। मतलब जो 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 की जाएगी, जो कहाँ कौन सी कंपनी, भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाएगी। ठीक, ये स्वदेशी रूप से विकसित हथियार है, ये मतलब इंडिया में ही डेवलप किए जाएंगे, स्वदेशी रूप से है और पुराने छोटे हथियारों की जगह लेंगे। जो छोटे हथियार पुराने हथियार थे उनकी जगह पे इनको रखा जाएगा और शहरी व आतंकवाद विरोधी अभियानों में उपयोग के लिए उपयुक्त होगा। आतंकवादी अभियान या शहर में कोई ऐसे घटनाएं अप्रत्याशित घट जाती है तो उनके लिए ये हथियार काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। विशेषताएं क्या है, ये कॉम्पैक्ट आकार के हैं, तेज फायरिंग गति है, मतलब फायरिंग को वो बहुत स्पीड जाएगी और उन्नत सटीकता है, सटीकता बहुत ही जबरदस्त है। ठीक, सटीक निशाना लगेगा। दूसरा अनुबंध 1896 करोड़ का है जो WASS सबमरीन सिस्टम एसराग के साथ किया गया है। ठीक, इसके तहत 48 हैवीवेट टॉर्पीडो की आपूर्ति की जाएगी जिन्हें कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में एकीकृत किया जाएगा। आपूर्ति अप्रैल 2028 से प्रारंभ होकर 2030 की शुरुआत तक पूरी होगी। मतलब इन चीजों की आपूर्ति 2028 से 2030 के बीच में हर हाल में कर दी जाएगी। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा रक्षा मंत्रालय संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में मैक्सिमम पूछे जाते हैं और कई बार आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मैक्सिमम ऐसे सौदे जो होते हैं इन सब चीजों के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक, अब जैसे नौसेना के लिए क्या खरीदे, टॉर्पीडो, तो टॉर्पीडो की क्षमताएं क्या है, उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली, उन्नत मार्गदर्शन है, सही रास्ते पे जाएगी। प्रोपल्स तकनीक पानी के भीतर युद्ध क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा, लेकिन पानी के अंदर युद्ध होगा तो पानी के अंदर युद्ध क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा टॉर्पीडो। इन अनुबंधों के साथ वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई कुल पूंजीगत खरीद 1,82,492 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मतलब भारत सरकार ने इस वर्ष 2025-26 के वित्त वर्ष में 1,82,492 करोड़ रुपया इन्वेस्ट की है रक्षा में। ठीक, यह आंकड़ा रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों की समावेशिता और आयात निर्भरता में कमी को दर्शाता है। यह जो आंकड़ा है ये दिखा रहा है कि भारत में आधुनिक तकनीक के हथियार आएंगे और दूसरी चीज है, हमें दूसरे देश से खरीदना नहीं है, हम खुद बना रहे हैं, हम खुद बनाएंगे। ठीक, ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, हमारे देश में सामान बन रहा है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर संचालित तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक, वैश्विक सुरक्षा स्तर पे ये सब चीजें जरूरी हैं कि हमें सिक्योरिटी के लिए सब चीजें अपने पास रखनी चाहिए। ये सौदे भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और आधुनिक सशस्त्र बलों के निर्माण की दिशा में निर्णायक माने जा रहे हैं। ठीक, तो ये समझौते जो हुए हैं कंपनियों से और ये सब चीजें जो हैं हमारे लिए ही काफी ज्यादा मजबूत हैं। ठीक, हम ही लोग, आप ही लोग कोई काम कर रहे हो, अगर आपके पास सिक्योरिटी बेसिस पे जो चीजें हैं तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। अगर सिक्योरिटी बेसिस आप नहीं है आपके पास कोई चीज, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे कि हमें कोई वो मदद कर दे, कोई वो मदद कर दे, उधर से मदद मांग ले, उधर से कर्जा ले ले। ये लेकिन आप जब खुद स्टेबल हैं, आप खुद मजबूत हैं, आप खुद स्ट्रांग हैं, आपका खुद बैकअप अच्छा है, तो फिर आपको टेंशन नहीं रहता है कि मेरे पास तो है, ज्यादा होगा तुरंत अपनी सिक्योरिटी बेसिस पे हम काम अपना करना शुरू कर देंगे। कोई ऐसी आपदा आई, कोई समस्या आई, तो उसी तरह देश का भी होता है कि देश पहले से इन सब चीजों की प्रिपरेशन पहले से किए रहता है ना, कि कोई समस्या हो तो हम 2-4-5 साल के लिए हम आसानी से एडजस्ट कर लें। जैसे हाल ही में कोरोना जब आया तो कितनी बड़ी आपदा आई, कितने लोग मारे गए, मरे, ये प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन तभी देश अडिग रहा, काम चलता रहा, धीरे 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 जो लोग धैर्य रखते गए, काम करते गए, वो सब ठीक ठाक चल रहा ना, तो इसीलिए मजबूती बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में पहली बार दिखा दुर्लभ पक्षी,
सिरकिर मलकोहा, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के संकेत। मतलब ये सब पक्षी तब दिखता है जब जो कोई जलवायु परिवर्तन होता है या जैव विविधता के संकेत कि जलवायु डाइवर्सिटी कैसी है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में सामान्यतः पाया जाने वाला दुर्लभ पक्षी सिरकिर मलकोहा, जिसे टकोकुआ या लिचेस्लॉती कहा जाता है, अब पहली बार उत्तरकाशी जिले में देखा गया। मतलब पहली बार ये पक्षी देखा गया। अब क्वेश्चन आ जाएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहली बार कौन सा पक्षी देखा गया, तो आप तुरंत बताइए सिरकिर मलकोहा। सामान्यतः सिरकिर मलकोहा 1000 मीटर से नीचे की ऊंचाई वाले शुष्क झाड़ी वनों और खुले वुडलैंड में पाया जाता है। 1000 मीटर से नीचे की ऊंचाई वाले, मतलब कि जो वायुमंडल है उस हिसाब से 1000 मीटर नीचे वाली ऊंचाई वाले शुष्क झाड़ियों में वनों में खुले वुडलैंड में पाया जाता है। सिरकिर मलकोहा एक लंबी पूंछ वाला जैतून भूरे रंग का पक्षी है जिसकी लाल मुंडी हुई चोंच और अन्य प्रजातियों से अलग बनाती है। एक डिफरेंट टाइप का पक्षी है। ठीक, इसकी पूंछ लंबी होती है, जैतून भूरे भूरे रंग का पक्षी है, ठीक, ब्राउन कलर का, और जिसकी लाल मुड़ी हुई चोंच चोंच जो है मुड़ी हुई है वो भी लाल। यह पक्षी आमतौर पर गोपनीय और शर्मीली प्रकृति का होता है, एकदम शांत, गोपनीय, सीक्रेट और बहुत शर्मीला होता है। यह गर्म और निचले इलाकों को प्राथमिकता देता है, मतलब ज्यादातर जहाँ गर्म स्थान है वहां पे रहता है, ठंडी जगहों पे नहीं रहता, जिससे इसकी उत्तरकाशी में उपस्थिति और अधिक उल्लेखनीय बन जाती है। उत्तराखंड उत्तरकाशी एक ठंडा प्रदेश है, हमारे ठंडे राज्य ऊपर है, मतलब उत्तर भारत में आते हैं ना, तो वहां पे आने का मतलब क्या है कि मतलब वहां पे गर्मी है। गर्मी है मतलब पक्षी वो आया तो स्वाभाविक से गर्मी है क्योंकि उसे गर्म स्थान पता है, पसंद है। ठीक, तो ये एक संकेत है। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 गुवाहाटी में आयोजित होगा। 2030 तक भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम। वस्त्र मंत्रालय और असम सरकार के संयुक्त तत्वाधानों में 8 से 9 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन की थीम है भारत का वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार की बुनाई। ठीक, ये थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। इसका उद्देश्य भारत में $350 बिलियन $350 बिलियन के वस्त्र उद्योग और $100 बिलियन के वस्त्र निर्यात लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। $350 बिलियन का वस्त्र उद्योग डेवलप करना है और लगभग $100 बिलियन के वस्त्र निर्यात यानी दूसरे देश में बेचना है। ठीक, तो 8 जनवरी 2026 को आयोजित उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे केंद्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गरेटा, अन्य गणमान्य अतिथि और विशेषज्ञ। एक विशेष सत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र के वस्त्र क्षेत्र को मजबूत करने पर केंद्रित होगा, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर प्रमुखता दी जा रही है। और विशेषता पर जो प्रमुखता दी जा रही है वो क्या है? रेशम, हैंडलूम और बांस आधारित वस्त्र होंगे। रेशम के होंगे, हैंडलूम और बांस आधारित वस्त्र होंगे। महिला नेतृत्व वाले उद्यम होंगे, ज्यादातर जो इंडस्ट्री होंगी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेशन होगा इनका। टेक्सटाइल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ब्रांड को राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। टेक्सटाइल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ब्रांड को राष्ट्र व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाना है। ठीक, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये। नेक्स्ट, भारतीय औषधि मानक ने ऐतिहासिक प्रगति, इंडियन फार्माकोपिया 2026 जारी की। WHO रैंकिंग में भारत 8वें स्थान पर है। भारत ने वैश्विक औषधि सुरक्षा निगरानी, मतलब जो औषधि मतलब मेडिसिन, फार्माकोविजिलेंस में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया। ये एक दशक पहले तक 123वें, मतलब पिछले 10 वर्ष में इसकी स्थान 123वें स्थान पे था, जो आज 8वें स्थान पे आ गया। इंडिया फार्माकोपिया भारत की औषधि की गुणवत्ता, शुद्धता और शक्ति के लिए अधिकृत मानक ग्रंथ है। इसका 10वां संस्करण 10th एडिशन है, जो वर्ष 2026 के लिए प्रकाशित हुआ है। भारत में निर्मित और उपभोग की जाने वाली दवाओं के नियमन हेतु प्रमुख संदर्भ दस्तावेज है। ठीक, 10th एडिशन है, ये फार्माकोपिया कंपनी है, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक, जो 123वें स्थान पे, आज 8वें स्थान पे है, और इसकी औषधि गुणवत्ता, शुद्धता और शक्ति के लिए अधिकृत है। इसमें रक्त संक्रमण सेवा, ब्लड इन्फेक्शन, थैलीसीमिया, हेमोफीलिया और एनीमिया जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन और नैदानिक अनुसंधान को बल मिलेगा। मतलब ये जो है खासतौर से ऐसी बीमारियों के लिए दवाइयां बनाता है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया जिसने अपने फार्माकोपिया में रक्त घटकों को औपचारिक रूप से शामिल किया।
ये भारत एक दुनिया का पहला देश बन गया जो फार्माकोपिया ब्लड रक्त से संबंधित जो बीमारी है उसके लिए काम कर रहा है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इन सब क्वेश्चन जो पॉइंट बताए जा रहे हैं इन सबको नोट कर लिया करो, ठीक है, जिससे आपको ही इसका बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीजें आप ही के लिए बेनिफिशियल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के भोरमदेव धाम में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास, विरासत आधारित पर्यटन की नई दिशा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित ऐतिहासिक भोरमदेव धाम को अब विरासत आधारित पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह बहुप्रतीक्षित परियोजना का शिलान्यास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अब बच्चा देख लो इसमें मुख्यमंत्री का भी नाम दिया गया ना, तो आप इसे क्वेश्चन आप और बन गया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। और केंद्र पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा संयुक्त रूप से किया गया यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पर्यटन आधारित क्षेत्र विकास में सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ का एक प्लेस है, कौन सा, भोरमदेव धाम, इसमें पर्यटन स्थल को डेवलप किया जा रहा है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पे काम करेगी, इन्वेस्ट करेगी और एक पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। ठीक, परियोजना की अनुमति लागत लगभग 146 करोड़ रुपया है। इससे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है जहां विरासत संरक्षण को आधुनिक शहरी सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा। विरासत सभ्यता और शहरीकरण दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा। भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव मंदिर को कहा जाता है। यह मंदिर अपनी प्राचीन पत्थर नक्काशी, शिल्पकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता इसे दी गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, बहुत अच्छी चीज है, आप इनको बाकायदा नोट कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, बहुत अच्छे फैक्ट है इसमें। ठीक, उम्मीद है ये क्लास समझ में आ रही होगी। इस बार मैं एमसीक्यू नहीं लाया हूँ और इस बार मैं इसका कंटेंट डिस्क्राइब कंटेंट लाया हूँ करंट अफेयर के लिए। ठीक, और इसी तरह ही परिवर्तन चेंजेस आते रहेंगे। ठीक, तो दोस्तों करंट अफेयर में हम आज इतना ही बताएंगे, इतने ही क्वेश्चन है। ठीक, और आपको नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन मिलेंगे और कंटेंट मिलेगा और बेहतर से बेहतर मिलेंगे। ठीक, जिससे आपके कंपटीशन बेसिस पे ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक, और यूपी पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड, एसएससी जीडी में आप लोग, एसएससी एमटीएस, इन सब की डेट्स भी आ गई, एमटीएस जीडी यूपीएस आया होमगार्ड की, तो इसके लिए आप लोग गांठ बांध लो क्योंकि समय जो है नहीं पता चलता है। कहा ना, जनवरी जानना फरवरी, फरवरी फुर से उड़ी, अप्रैल में पेपर, और फरवरी में जीडी का पेपर, एमटीएस का पेपर। तो भैया आप लोग अपने आप को पूर्ण रूप से आहूत कर दो, योगदान दे दो कि नहीं मेरे को इस बार हर हाल में मेहनत करके सिलेक्शन पाना है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।